जूनी पहाड़ी के पास एक गांव है, बेलापुर। लेकिन ये कोई आम गांव नहीं। ये गांव सुनसान पड़ा है। उजड़े मकान, वीरान गलियां और चारों तरफ पसरा सन्नाटा। लोग इसे भूतिया गांव कहते हैं क्योंकि जो भी रात के समय यहां ठहरता है, सुबह उसका कोई निशान तक नहीं मिलता। आखिर रात में ऐसा क्या होता है? कौन उन्हें गायब कर देता है? इसी रहस्य को सुलझाने के लिए शहर से 5 लोग यहां आए। आकाश, रुद्र, कनिका, रूपाली और दीपक। शाम का वक्त था। ये लोग अपनी जीप से गांव की ओर बढ़ ही रहे थे कि अचानक एक बूढ़ा चौकीदार रास्ते के बीच खड़ा हो गया। साहब, अब शाम ढलने वाली है और इस वक्त मैं किसी को आगे नहीं जाने देता। काका, कुछ भी होगा तो हमारे साथ होगा। हमें देखना है कि यहां आखिर क्या चल रहा है, आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा। चौकीदार ने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, नहीं जनाब, आप मरना चाहते हैं क्या? जो भी इस गांव में रात में गया कभी लौट कर नहीं आया। मैं इसी काम के लिए यहां बैठा हूं कि किसी को आगे न जाने दूं। अब वो जाग चुकी है। पूरी रात उस गांव पर उसकी छाया रहेगी। दीपक गाड़ी से उतरा। अरे काका, हम यही तो जानने आए हैं। हमें भूत वूत पर यकीन नहीं। जो भी ये सब कर रहा है हम उसे ढूंढकर सामने लाएंगे, चौकीदार कांपती आवाज में बोला। आप लोग शहरी हैं, यकीन नहीं करेंगे, पर वहां सिर्फ वही है, वही भूतनी जो सबका खून पी जाती है, किसी की हड्डियां तक नहीं छोड़ती। रुद्र हंस पड़ा। अगर वो इतनी खतरनाक है तो गांव से बाहर क्यों नहीं आती? आप समझने की कोशिश कीजिए काका, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। चौकीदार ने हाथ जोड़ लिए। मत जाओ बेटा, मैंने अपनी आंखों से कई हादसे देखे हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग भी उसकी शिकार बनो। रूपाली और कनिका को डर लगने लगा था। काका सच कह रहे हैं, हमें वहां नहीं जाना चाहिए। रूपाली घबराई हुई बोली। अरे कुछ नहीं होगा, ये किसी इंसानों की चाल होगी, हम जाकर पता लगाएंगे, आकाश ने जोर देकर कहा। हमारी बात मान लो आकाश, हमें वापस चलना चाहिए। कनिका ने रूपाली का साथ दिया, लेकिन आकाश झुंझला गया। हम इतनी दूर सिर्फ ये जानने आए हैं और अब तुम कह रही हो कि वापस लौट चलें? आते वक्त तो बहुत एक्साइटेड थी, अब डर लग रहा है। दीपक ने चौकीदार के हाथ में नोटों की गड्डी रख दी। हम जल्दी ही लौट आएंगे काका। चौकीदार उदास आंखों से उन्हें देखने लगा। उसे पैसे नहीं चाहिए थे, वो इन्हें समझा समझाकर थक चुका था। अंत में उसने गहरी आवाज में कहा, याद रखना, जो डर गया समझो मर गया। चौकीदार ने रास्ता छोड़ दिया। अब ये 5 उस शापित गांव की तरफ बढ़ रहे थे जहां से अब तक कोई भी जिंदा लौटकर नहीं आया था। गांव पूरी तरह खंडहर बन चुका था। चारों ओर वीरानगी और सन्नाटा पसरा हुआ था। सूरज डूबने को था और अंधेरा धीरे धीरे हर चीज को अपनी चादर में लपेट रहा था। दीपक और रुद्र अपने कैमरों से इस खंडहर की वीडियो बना रहे थे। आकाश गाड़ी चला रहा था, जबकि रूपाली और कनिका सहमी हुई सीट पर बैठी थी। ये तो बिल्कुल किसी हॉरर फिल्म जैसी जगह लग रही है। ऐसी जगह असली में तो नहीं होती, बस फिल्मों में ही देखने को मिलती हैं। कैमरा घुमाते हुए दीपक बुदबुदाया। हाँ यार, हमारी ये वीडियो धमाल मचाएगी, रुद्र ने जोश में कहा। तभी आकाश ने झुंझलाते हुए कहा, ओ महान मूर्खों, अपने कैमरे बंद करो। हम यहां कोई वीडियो शूट करने नहीं आए हैं। हमें उस चीज की तलाश करनी है जिसकी वजह से ये गांव भूतिया गांव कहलाता है। यहां जो भी अजीब घटे उसे ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो। रुद्र ने कैमरा बंद कर दिया। सही कह रहे हो दीपक, जो यहां बाकी लोगों के साथ हुआ वो हमारे साथ भी हो सकता है। हमें सतर्क रहना होगा। तभी अचानक गाड़ी झटके से रुक गई। आकाश ने बार बार कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। क्या हुआ? रुद्र ने चिंता जताई। पता नहीं, लगता है इंजन में कुछ गड़बड़ है। मुझे बोनट खोलकर देखना पड़ेगा। आकाश गाड़ी से उतरा, बोनट खोला, अंदर से धुआं उठ रहा था। उसने पानी की टंकी चेक की, पानी खत्म हो चुका था। समझ आ गया, पानी की कमी है। मैं पास में कोई पानी का स्रोत ढूंढ कर लाता हूं। कहां से लाओगे? पता भी है कहां मिलेगा? दीपक ने संदेह जताया। अगर पता नहीं है तो ढूंढना पड़ेगा।
आकाश झुंझलाया। अच्छा रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। अरे, मैं कोई पहाड़ थोड़ी उठाने जा रहा हूं, बस पानी लेने। यही तो दिक्कत है, हम इस वक्त एक खतरनाक जगह पर हैं। अकेले जाना ठीक नहीं। या तो दीपक चलेगा या फिर मैं। आकाश को बात सही लगी। ठीक है रुद्र, चलो मेरे साथ। अंधेरा पूरी तरह छा चुका था। खंडहर अब पहले से भी ज्यादा डरावना लगने लगा। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अभी तक पानी का कोई निशान नहीं मिला था। तभी छन्न छन्न आकाश ठिठक गया। उसने सुनी, कहीं पास में पायल की आवाज गूंज रही थी। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। एक औरत लाल रंग का राजस्थानी घूंघट ओढ़े धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। लेकिन जैसे ही आकाश ने उसे घूरा, वो वहीं रुक गई। रुद्र भी यह सब देख रहा था। भाई, ये कौन है? उसने घबरा कर पूछा। मुझे क्या पता, क्या मैं यहां रोज आता हूं? आकाश ने मजाक में कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी हल्की घबराहट थी। दोनों धीरे धीरे उस औरत की ओर बढ़े। आप कौन हैं? और इस खंडहर में अकेली क्या कर रही हैं? आकाश ने पूछा। कुछ सेकंड तक वो औरत चुप रही। फिर उसकी आवाज गूंज उठी। ये खंडहर मेरा ही तो है, मैं तो यहीं रहती हूं। लेकिन तुम कौन हो जो बिना इजाजत मेरी जगह पर आ गए? उसकी आवाज ठंडी, डरावनी और कलेजा चीरने वाली थी। रुद्र का शरीर कांपने लगा। भाई जल्दी भाग, ये कुछ और ही है। और रुद्र गाड़ी की तरफ दौड़ पड़ा। लेकिन आकाश, वो अभी भी वहीं खड़ा था। उसके मन में सवाल उठ रहा था, क्या ये सच में कोई आत्मा है या बस एक औरत? उसने हिम्मत जुटाई, धीरे धीरे उस औरत का घूंघट हटाया। और फिर जो उसने देखा, आकाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा भयानक, भद्दा, विकृत। उसकी आंखें लाल और होंठों के कोनों से खून टपक रहा था। पर सबसे ज्यादा डरावना था उसके उल्टे पैर। अब तो आकाश की भी जान सूख गई। वो तेजी से मुड़ा और गाड़ी की ओर भागा। लेकिन तभी रुद्र हवा में उठ गया। उसके शरीर ने जमीन छोड़ दी और वो तेजी से उड़ता हुआ दीवार से जा टकराया। आ! एक तेज चीख निकली। दीवार से टकराने के बाद रुद्र सीधे नीचे गिर पड़ा। आकाश ने देखा, रुद्र के सामने एक और भी भयानक साया प्रकट हो गया था। सफेद कुर्ता पायजामा पहने, विकृत चेहरा, डरावनी लाल आंखें। आकाश की सांसें तेज हो गईं। रुद्र अभी भी जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। और फिर उस साये ने रुद्र के हाथ पकड़ लिए और झटके से उखाड़ दिए। रुद्र की चीखों से पूरा खंडहर गूंज उठा। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। वो साया अब रुद्र के ऊपर झुका और उसने अपने नुकीले पंजे उसके पेट में गड़ा दिए। रुद्र छटपटाया, लेकिन वो साया अब उसकी अंदरूनी चीजें निकालकर खाने लगा। आकाश ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। उसका दोस्त तड़प रहा था, मर रहा था। लेकिन अब रुद्र की आंखों में कोई चमक नहीं थी। उसका शरीर झटके खाने लगा और फिर वो पूरी तरह शांत हो गया। आकाश का खून जम गया, उसकी आंखें फटी रह गईं और फिर वो पूरी ताकत से गाड़ी की ओर दौड़ पड़ा। दीपक, दीपक बचाओ, कोई मदद करो। आकाश बदहवास होकर भाग रहा था। डर से कांपती उसकी आवाज घने अंधेरे में गूंज रही थी। मगर फिर एक भयानक चीख के साथ उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कांपते हुए उसने अपने पेट की तरफ देखा। एक हाथ उसका पेट चीरकर आर पार निकल चुका था। यार, फिल्मों में भी ऐसा ही होता है ना। कोई भूतिया जगह पर जाता है तो गाड़ी खराब हो जाती है और फिर असली खेल शुरू होता है। दीपक हंसते हुए बोला। मगर रूपाली और कनिका उसकी बातें सुनकर और ज्यादा डर गईं। दीपक, अपनी बकवास बंद करो। पहले ही इस जगह को देखकर हमारी हालत खराब हो रही है, ऊपर से तुम्हारी ये बातें। अब बस चुप हो जाओ। रूपाली ने गुस्से से कहा। अच्छा बाबा, ठीक है, अब कुछ नहीं बोलूंगा। मगर सच में यार, ये जगह वाकई हॉन्टेड लग रही है।
अंधेरा घना हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे ये अंधेरा किसी भी पल इन्हें निगल जाएगा। कनिका, मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है, कोई हमारे आसपास है। दीपक अब मजाक नहीं कर रहा था। उसकी आवाज में हल्की घबराहट थी। दीपक, अब मजाक बहुत हुआ। अगर तुमने फिर कुछ बोला तो हम यहां से चले जाएंगे। कनिका अब सच में गुस्से में थी। अरे, धमकी दे रही हो? ठीक है, अब कुछ नहीं कहूंगा। दीपक चुप हो गया, मगर कनिका के मन में बेचैनी थी। आकाश और रुद्र काफी देर से गए थे। अब तक तो उन्हें लौट आना चाहिए था। दीपक, बहुत देर हो गई, हमें जाकर देखना चाहिए। कनिका चिंतित हो गई। अरे, हो सकता है खंडहर में पानी ना मिला हो, इसलिए दूर तक चले गए हों। चिंता मत करो, आ जाएंगे, दीपक ने समझाया। नहीं दीपक, कनिका सही कह रही है। आधा घंटा हो चुका है, हमें जाकर देखना चाहिए। अब रूपाली भी कहने लगी, अगर हम ढूंढने गए और वो वापस आ गए तो? दीपक ने सवाल उठाया, मगर रूपाली और कनिका अब ठान चुकी थी। ठीक है, हम देख कर आते हैं, तुम यहीं ठहरो। दोनों आगे बढ़ने लगी। अरे वीरांगनाओं, ठहरो, दीपक जीप से उतरते हुए बोला। अगर तुम रास्ता भटक गई तो तुम्हें कौन लाएगा? तुम दोनों यहीं ठहरो, मैं जाकर देखता हूं। रूपाली और कनिका उसकी बात से सहमत हो गईं। मगर जल्दी आना दीपक, रूपाली ने कहा। अरे हां, मैं अभी गया और अभी आया। दीपक खंडहर की ओर बढ़ गया। चारों तरफ घना अंधेरा था, मगर दीपक को डर नहीं लग रहा था। तभी एक अजीब सी आवाज। ये कैसी आवाज? दीपक ठिठक गया, मानो बहुत से लोग फुसफुसा रहे हों, मगर आवाज इतनी धीमी थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। शायद मेरा वहम है। दीपक आगे बढ़ा, लेकिन कुछ दूर चलते ही फिर वही सनसनाहट। अब उसने ध्यान से सुना। तेरे दोस्त मारे गए हैं, अब तेरी बारी है। जैसे उन्हें तड़पा तड़पा कर मारा, वैसे ही तेरा भी हाल होगा। एक झटके में दीपक की आंखें खुल गईं। कौन है? मेरे दोस्तों को कुछ नहीं हुआ, सामने आओ। दीपक जोर से चिल्लाया और भागा। कुछ ही दूर जाकर उसने जो देखा, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। आकाश! आकाश जमीन पर पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं, मगर उनमें अब कोई जिंदगी नहीं थी। दीपक भागकर उसके पास गया। आकाश, ये कैसे हुआ? बोल कुछ, आकाश! उसने आकाश को अपनी बाहों में समेट लिया। आकाश का शरीर खून से लथपथ था। दीपक की नजरें अब दूसरी ओर गईं। वहां एक और लाश पड़ी थी। कोई उसके पास बैठा था। उसकी पीठ दीपक की ओर थी और वह कुछ कर रहा था। दीपक ने कांपते हुए पूछा, कौन है? वो शख्स धीरे धीरे मुड़ा। उसका चेहरा भयानक था, विकृत। उसके मुंह से खून टपक रहा था। और नीचे रुद्र की लाश पड़ी थी। वो रुद्र का मांस नोच नोच कर खा रहा था। गहरी रात थी। माहौल में एक अजीब सी सिहरन थी। चारों ओर खामोशी पसरी हुई थी, मगर उस खामोशी के पीछे एक भयानक सच्चाई छुपी थी। दीपक घने अंधेरे में खड़ा था। उसके सामने का नजारा रोंगटे खड़े कर देने वाला था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसे जरा भी डर नहीं लग रहा था। हे भगवान, ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो इसे! दीपक चीखा और उस डरावनी परछाई की ओर लपका, मगर जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, वो परछाई अचानक गायब हो गई। दीपक स्तब्ध रह गया। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, पर कहीं कुछ नजर नहीं आया। अब उसे समझ आ चुका था। वो चौकीदार सही कह रहा था। ये गांव सच में श्रापित था। जो भी यहां आता, रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता, या शायद किसी ने उसे नोच नोच कर खा लिया। और अब समझने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि दीपक खुद मौत के इस जाल में फंस चुका था। तो ये जगह सच में श्रापित है और हम मरने वाले हैं, दीपक बड़बड़ाया। तभी उसकी नजर एक राजस्थानी घूंघट वाली औरत पर पड़ी, जो एक जगह चुपचाप खड़ी थी। दीपक धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, कौन हो तुम? वो औरत अब भी चुपचाप खड़ी थी।
दीपक का धैर्य जवाब दे गया। उसने धीरे से उसका घूंघट उठाया और जो देखा उसने उसकी रूह तक हिला दी। उसका चेहरा भयानक था, बिना किसी स्पष्ट आकार के, अजीबोगरीब, जैसे किसी ने उसे गढ़ा ही न हो। जैसे ही दीपक ने घूंघट हटाया, औरत ने एक खौफनाक चीख मारी। हा हा! वातावरण में एक झंझनाहट दौड़ गई, मगर दीपक फिर भी नहीं डरा। उसका हौसला देखकर पास खड़ा वो रहस्यमयी साया भी हैरान रह गया। कौन हो तुम और ये सब क्यों कर रही हो? दीपक ने उस साये की आंखों में झांकते हुए पूछा। लेकिन वो साया बिना कोई जवाब दिए अचानक गायब हो गया। दीपक घबराकर चारों तरफ देखने लगा, पर वो कहीं नहीं था। ये सब क्या हो रहा है? तभी उसे याद आया, उसने अपने दोस्तों को गाड़ी में अकेला छोड़ दिया था। कनिका, रूपाली। दीपक तेजी से गाड़ी की ओर भागा। गाड़ी के पास कनिका गाड़ी के बोनट पर बैठी थी और रूपाली बगल में खड़ी थी। रूपाली जो भी हो, पर दीपक दिल से बहुत अच्छा लड़का है, मुझे वो बहुत पसंद है, कनिका ने मुस्कुराते हुए कहा। रूपाली झुंझला गई हो तो तू फिदा हो गई उस पर। कब से सुन रही हूं, तू दीपक की तारीफें ही करती जा रही है। कनिका हंस पड़ी। अरे ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो अच्छा होता है उसकी बात तो करनी ही चाहिए ना। इतनी लंबी रामकथा पहले कभी नहीं सुनी मैंने तेरे मुंह से, रूपाली चिढ़ते हुए बोली। अच्छा ठीक है, अब दीपक का जिक्र बंद, लेकिन एक बात तो बता। कनिका अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि उसकी नजर गाड़ी के पीछे गई और उसकी सांसें थम गईं। वो वहीं खड़ी थी, वही राजस्थानी औरत, घूंघट में, बिल्कुल वैसे ही जैसे दीपक को दिखाई दी थी। मगर कनिका और रूपाली को अभी तक इस रहस्य का अंदाजा भी नहीं था। कनिका घबराई हुई गाड़ी से उतरी। रूपाली ने उसकी शक्ल देखी तो हैरान रह गई। क्या हुआ कनिका, इतनी सहमी सहमी क्यों लग रही है? रूपाली ने पूछा। कनिका की नजर पीछे थी। उसने कांपते हुए कहा, पीछे देख रूपाली। रूपाली ने जैसे ही मुड़कर देखा, उसकी भी सांसें थम गईं। एक राजस्थानी औरत पारंपरिक लिबास में खड़ी थी। ये कौन है? रूपाली के मुंह से निकला। वो दोनों धीरे धीरे गाड़ी से उतरकर उस औरत को देखने लगी। कौन हो तुम? रूपाली ने हिम्मत करके पूछा। लेकिन वह औरत चुपचाप खड़ी रही। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी। मुझे डर लग रहा है रूपाली, कनिका ने कांपते हुए कहा। अरे हिम्मत रख, मैं देखती हूं। खुद को संभालते हुए रूपाली आगे बढ़ी। डर दोनों को लग रहा था, लेकिन रूपाली ने थोड़ा हौसला दिखाया और धीरे धीरे उस औरत के करीब गई। कौन हो तुम? जवाब क्यों नहीं देती? उसने डरी हुई आवाज में पूछा। औरत अब भी खामोश थी। रूपाली ने कांपते हाथों से धीरे धीरे उसका घूंघट उठाया। आह! रूपाली की चीख से पूरा माहौल गूंज उठा। वो डर के मारे उल्टे कदमों भागी। रूपाली, क्या हुआ? कनिका ने घबराकर पूछा। रूपाली कुछ नहीं बोली, बस चीखती रही और अंधेरे में भागने लगी। कनिका भी डर से कांप उठी और बिना कुछ सोचे समझे दूसरी दिशा में दौड़ पड़ी। दोनों की चीखें खौफनाक रात में गूंज रही थीं। दीपक, हमें बचाओ! दीपक! वे दोनों अपनी पूरी ताकत से भाग रही थीं। लेकिन तभी कनिका के कानों में एक दर्दनाक चीख पड़ी। वो झट से रुकी और पीछे मुड़कर देखा। जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। रूपाली के हाथ जड़ से उखड़ चुके थे। वो घुटनों पर गिरी थी और उसके कटे हाथों से खून बह रहा था, पर उसके आसपास कोई नहीं था। रूपाली की नजर ऊपर उठी और उसने देखा, आसमान में एक सफेद कुर्ता पजामा पहने अजीब सा साया उसके कटे हाथों को चबा रहा था। कनिका की चीख निकल गई। वो पूरी ताकत से भागी। दीपक, दीपक, हमें बचाओ! अचानक कनिका के सामने वही घूंघट वाली औरत आ खड़ी हुई। नहीं! डर के मारे वह पीछे गिर पड़ी। वो औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। कनिका डर से कांपती हुई पीछे खिसकने लगी। अचानक हवा का एक झोंका आया और उस औरत का घूंघट उड़ गया। फिर वही भद्दा, बिना आकार का चेहरा। कनिका की आंखें डर से फटी रह गईं। वो औरत गुर्राने लगी।
और उसने अपने नुकीले हाथों से कनिका पर वार करने के लिए हाथ उठाया। लेकिन तभी रुक जा! दीपक ने अचानक कूदकर उसका हाथ बीच में पकड़ लिया। औरत का डरावना चेहरा पल भर के लिए ठिठक गया। अचानक वो साया गायब हो गया। कनिका अभी भी सदमे में खड़ी थी। वह चारों तरफ उस साए को ढूंढ रही थी, लेकिन कुछ नजर नहीं आ रहा था। तुम कहां चले गए थे दीपक? हमें यहां से निकलना होगा। कनिका की आवाज डर से कांप रही थी। रिलैक्स कनिका, हमें कुछ नहीं होगा। दीपक ने उसे गले लगाया। फिर दीपक के चेहरे पर चिंता आ गई। रूपाली कहां है? यह सुनकर कनिका सुबकने लगी। दीपक समझ गया और उसकी आंखें भी भर आईं। हम यहां से नहीं निकल सकते दीपक। यह सब सच है। इस गांव की हर डरावनी कहानी, हर अफवाह, सब सच है। कनिका रोते हुए बोली। दीपक ने उसकी आंखों में देखा और गहरी सांस ली। नहीं कनिका, हम यहां से निकल सकते हैं, बस हमें डरना नहीं है। क्या? याद है चौकीदार ने क्या कहा था? अगर मर्द के बच्चे हो तो डर कर भागना मत। यही इस गांव का राज है। अगर हम डरेंगे तो मरेंगे, अगर सामना करेंगे तो बच जाएंगे। कनिका ने उसकी बात को ध्यान से सुना और सिर हिलाया। दीपक को पास में पड़ी पानी की बोतल दिखी। उसने उसे उठाया और कहा, हमें बस हिम्मत रखनी होगी। दोनों गाड़ी की तरफ बढ़े, लेकिन रास्ते में फिर वही घूंघट वाली औरत। पर इस बार दीपक ने सिर्फ एक ही बात कही, इसे मत देखना कनिका, बस चलते रहो। औरत अपनी पायल की आवाज से उन्हें रिझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वे उसकी ओर देखे बिना चलते गए। फिर वही भूतिया आदमी जिसने उनके दोस्तों को खाया था, लेकिन उन्होंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। आखिरकार वे गाड़ी के पास पहुंचे। दीपक ने इंजन स्टार्ट किया। वो औरत बार बार गाड़ी के सामने आ रही थी, पर दीपक बिना रुके गाड़ी चलाता गया। आखिरकार उन्होंने उस गांव की सीमा पार कर ली। हम जिंदा बच गए। पहली बार कोई इस गांव के भूतिया खंडहर से रात में जिंदा बचकर गया था। लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी थी। उन्होंने अपने दोस्तों को खो दिया था। क्या यह कहानी यहीं खत्म हो गई, या यह सिर्फ एक शुरुआत है? आखिर यह घूंघट वाली औरत कौन थी, और उसके साथ वह आदमी कौन था? इस गांव में ऐसा क्या हुआ था जो इसे खंडहर बना गया? इन सवालों के जवाब देने के लिए हम जल्द ही फिर मिलेंगे।